नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स। दिनांक है आज 24 जुलाई 2026 और वार है फ्राइडे। और 24 तारीख को जो भी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनको सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे 24 तारीख को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने नहीं है, लेकिन जो भी बने हैं उनको हम स्टेटिक्स के साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, संसद के मानसून सत्र 2026 में लगातार व्यवधान का प्रमुख कारण क्या रहा है। हाल ही में जो संसद सत्र चल रहा है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ, 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें व्यवधान चल रहा है, आज चौथा दिन है लेकिन उसमें भी व्यवधान है। किस कारण से चल रहा है? तो इसका सही आंसर है, देखो, नीट पेपर लीक विवाद के कारण, जो कि अभी सीजेपी का छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, उसके विरोध के चलते विपक्ष की जो पार्टियां सभी संसद को चलने नहीं दे रही है और उसकी जवाबदेही के लिए बात कर रही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद के कारण लगातार संसद में व्यवधान चल रहा है, संसद नहीं चल पा रही है। स्टेटिक्स देखें तो अनुच्छेद 85 है, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है। ये अपन ने पहले भी देखा था अनुच्छेद 85 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष इस समय ओम बिरला है। राज्यसभा के सभापति हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, यह अनुच्छेद 83 में लिखा हुआ है। राज्यसभा स्थायी सदन है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा है वो 79 में है, लोकसभा है वो 80 में है, अनुच्छेद में। कार्यकाल इसका 83 में है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, संसद का मानसून सत्र 2026 क्यों व्यवधान में है? तो नीट पेपर परीक्षा पेपर लीक विवाद के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है? वर्तमान में जो हमारे मुख्य सीजेआई कौन है वो है श्रीमान सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। और इन्हीं का ही कहने पर ये सीजेपी पार्टी, कहने पर तो नहीं लेकिन इन्होंने कहा था बेरोजगारों को कॉकरोच, तो कॉकरोच कहा, तो उस वजह से सीजेपी पार्टी बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी। इसके बारे में स्टेटिक्स देखें तो अनुच्छेद 124 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करी गई है। सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय हमारा वो नई दिल्ली में है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। अच्छा, जो अक्सर जो पूछे जाते हैं वो है कि हाई कोर्ट के जज की 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 वर्ष। और कॉलेजियम सिस्टम न्यायाधीशों की नियुक्ति वर्तमान प्रथा है, जो वर्तमान में न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? इसमें हाई कोर्ट में 3 जजों की और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की, इनमें एक तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीशों की, इनकी एक कमेटी होती है कॉलेजियम। वो रिकमेंड करती है किसी न्यायाधीश को जब नियुक्त करना होता है, तो वो रिकमेंड करती है नाम, वो भारत सरकार को भेजती है, भारत सरकार फिर राष्ट्रपति द्वारा उसको नियुक्त करवाती है। तो इसका सही आंसर है हमारा जो वर्तमान सीजेआई कौन है? सूर्यकांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? भारत में वर्तमान के आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो इस समय संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इस समय आरबीआई के गवर्नर है। तो आरबीआई से संबंधित हम जो फैक्ट देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 में हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। आरबीआई का विधिक आधार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, इसके आधार पर इसको बनाया गया। महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसके? मौद्रिक नीति को लागू करना, मुद्रा का निर्गमन करना, बैंकिंग विनियमन करना और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं किसके? आरबीआई के। तो वर्तमान में आरबीआई का अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं?
एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 6 सदस्य। जो हमारी मौद्रिक नीति है उसमें 6 सदस्य होते हैं, और 6 सदस्य होते हैं। तो 6 में कौन कौन होते हैं उनको देखेंगे हम। जो गठन हुआ था इसका एमपीसी का, वो तो आरबीआई एक्ट 2016 के संशोधन के आधार पर हुआ था। संरचना में इसके 3 तो आरबीआई से होते हैं, जिसमें एक तो मुख्य आरबीआई का चेयरपर्सन होता है, वो होगा आरबीआई का अध्यक्ष। फिर दूसरा डिप्टी गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है, फिर डिप्टी गवर्नर होता है, एक अन्य मनोनीत व्यक्ति होता है। 3 केंद्र सरकार की तरफ से नामित किए जाते हैं। तो ये इसमें एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें सदस्य होते हैं। प्रमुख दर क्या होती है? रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनका कार्य है, इनको जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो रेपो तो क्या है? रेपो तो है बैंक का ऋण देना। बैंक को जो ऋण देती है, बैंक जो ऋण लेते हैं आरबीआई से, वो कितने रेट पर लेंगे? रेपो पर, वो रेपो रेट। और जो आरबीआई बैंकों से लोन लेता है वो रिवर्स रेपो रेट। मतलब आरबीआई बैंकों को जमा करता है वो रिवर्स, और बैंक आरबीआई से लेते हैं वो रेपो रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मॉनेटरी पॉलिसी की जो हमारी आधिकारिक जो संख्या है वो 4 प्लस माइनस होनी चाहिए, मतलब अधिकतम 6 और न्यूनतम 2, ये होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इसरो और एम्स नई दिल्ली के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग समझौता हुआ है? हाल ही में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और एम्स जो हॉस्पिटल है नई दिल्ली का, उसके बीच एक क्षेत्रीय सहयोग समझौता हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि अंतरिक्ष चिकित्सा व अनुसंधान के लिए, जो अंतरिक्ष में हमारे साइंटिस्ट जाएंगे उनकी चिकित्सा व अनुसंधान के लिए एम्स के साथ में इसरो ने समझौता किया है। तो स्टेटिक्स इसके लिए क्या बनती है कि इसरो की स्थापना जो कि 1969 में हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। वर्तमान में अध्यक्ष का वी नारायणन है। प्रमुख मानव मिशन गगनयान मिशन जो हाल ही में सफल भी रहा है। स्पेस मेडिसिन के उपयोग के लिए माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान, अंतरिक्ष यात्रियों का स्वास्थ्य चेक करना, और लंबी अवधि के मिशन के लिए एम्स के साथ में मेडिसिन और रिसर्च के बारे में सहयोग हेतु समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रेपो रेट बढ़ने पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? यदि रेपो रेट बढ़ जाती है तो सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जब रेपो रेट बढ़ेगी तो इसका सीधा सा आंसर है कि जब ऋण है ना वो महंगा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा रेपो रेट? भाई जब रेपो रेट का मतलब होता है, जो हमारे बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं वो उनका पैसा आरबीआई के पास में, आरबीआई से लेते तो आरबीआई के रेपो रेट बढ़ा देती है, इसकी रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट बढ़ा दी मतलब इन्होंने आरबीआई से जो पैसे लिए तो आरबीआई इनको उच्च दर पे लिया। अब उच्च दर पे लिए तो ये पैसे क्यों लेंगे, और ये पैसे नहीं लेंगे तो इनके पास पैसे कम पड़ेंगे, और पैसे कम पड़ेंगे तो ये भी इनकी दर को बढ़ाएगा, ये भी इनकी दर को बढ़ाएगा, लोन कम देगा। तो ये बैंकों को वो ऋण है ना वो महंगा कर देती है। मतलब ये रेट बढ़ाएगी तो ये भी इनको महंगे रेट पे पैसा मिलेगा बैंक को, तो बैंक भी अपने महंगे रेट पर ब्याज देगी। तो इसलिए जो रेपो रेट है उसमें ऋण महंगा हो जाता है। इसका सही आंसर सी है। आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण की दर है। आरबीआई द्वारा जो बैंकों को अल्पकालिक ऋण दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स रेपो, देखो ये रेपो यदि रेट बढ़ेगी तो बैंक दर की ऋण भी बढ़ेगी और मांग और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। तो उस पर क्या, महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी। अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी, ऋण महंगा होगा तो महंगाई कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो विकास की दर कम होगी और महंगाई भी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में मौद्रिक नीति है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका उद्देश्य है मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को समर्थन देना, कि भाई विकास भी चलता रहे
और मूल्य भी स्थिर रहे, ना तो कम ज्यादा और ना महंगाई बढ़े। तो ये इसका लक्ष्य मौद्रिक नीति। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्राथमिक लक्ष्य है इन्फ्लेमेशन टारगेटिंग, मुद्रास्फीति को रोकना। लक्ष्य इसका क्या है? 4%। 4% से +2 हो सकती है, प्लस कम हो सकती है, इनके बीच में रहनी चाहिए। कानूनी आधार क्या है इसका? आरबीआई एक्ट संशोधन 2016 एमपीसी, जो इसमें 6 सदस्य होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? मूल्य को स्थिरता भी विकास का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंडियन ओशियन डाइपोल आईओडी किस महासागर से संबंधित जलवायु घटना है? आईओडी इंडियन ओशियन डाइपोल, अब नाम से ही पता चल रहा है इंडियन ओशियन है, तो हिंद महासागर से संबंधित होगी, हिंद महासागर से संबंधित। लेकिन है क्या ये है जो हमारा हिंद महासागर है, मान लो हिंद महासागर है हमारा, तो इसके पूर्व में यदि ठंडी हवा रहेगी तो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगी, और इधर को गर्म रहेगी तो हमारे लिए पॉजिटिव, और इधर को गर्म रहेगी, इधर को गर्म रही, ये तो पॉजिटिव है, और इधर को गर्म रही है तो इधर को ये नेगेटिव हो जाएगी, और इधर को ठंडी रही तो ये नेगेटिव हो जाएगी। मतलब हिंद महासागर के पूर्व में यदि ठंडी पवन रही तो हमारे बारिश अच्छी होगी, मानसून अच्छा आएगा, और गर्म पवन रही तो मानसून नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो वही, और दोनों तरफ बराबर रही तो सकारात्मक रहेगा, तटस्थ रहेगा, बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि सकारात्मक आईओडी भारत में मानसून को मजबूत कर सकता है। एल नीनो प्राय मानसून को कमजोर करता है, एल नीनो से भी संबंधित यही है। एल नीनो और लानीनो, लानीनो होता है जो मजबूत करता है, एल नीनो कमजोर करता है। आईओडी और एल नीनो अलग अलग घटनाएं हैं, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गगनयान जो मिशन है हमारा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना। जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनको पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना, आदमियों को, मानव को निचली कक्षा में भेजना, ये गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अभी तक भारत का कोई भी मानव पृथ्वी की निचली कक्षा में या चंद्रमा पर नहीं गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? मानव को भेजना। मिशन एजेंसी कौन सी है? इसरो है हमारी, जिसकी 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। श्रेणी क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। प्रक्षेपण यान कौन सा रहेगा हमारा? LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल मिशन, ये रहेगा। स्पेस मेडिसिन सहयोग अभी जो हमने पढ़ा था वो इसरो और आईएम्स के बीच में हुआ है, वो इसी से संबंधित हुआ है कि जो अंतरिक्ष में हमारे मानव जाएंगे उनके मेडिसिन से संबंधित कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर आखिर में देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। भारत सरकार द्वारा चर्चा में आया वन नेशन और वन इलेक्शन किससे संबंधित है? वन नेशन और वन इलेक्शन, इसके चक्कर में आप देख रहे हैं कि अभी पंचायती राज चुनाव भी गवर्नमेंट का कराने का विचार नहीं है। हाई कोर्ट बार बार लेटर भेज रहा है लेकिन गवर्नमेंट डिले कर रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदे हैं हमें, ये चर्चा में क्यों है? तो इसका सीधा सा मकसद है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा इनके चुनाव एक साथ करना, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव, एक बार में सभी का एक बार चुनाव हो, इससे संबंधित वन इलेक्शन वन नेशन है। तो उसका सही आंसर है बी। अब इससे संबंधित हमारी स्टेटिक्स जीके क्या बन सकती है? जीके क्वेश्चन, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है इससे संबंधित एक समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे रामनाथ कोविंद समिति, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नेतृत्व में बनाई गई। प्रमुख उद्देश्य चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ को कम करना। संवैधानिक संशोधन आवश्यक हो सकते हैं इसके, जिनमें एक अनुच्छेद 83 है, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356, इनमें ये संशोधन करना पड़ेगा। तो ये वन इलेक्शन वन नेशन लागू हो जाएगा। हालांकि इसको सरकार को लागू करने की पूरी मंशा है, इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। जो गवर्नमेंट है, इस वर्तमान गवर्नमेंट, इसको लागू करने की पूरी संभावना में है। वन इलेक्शन वन नेशन तो किससे संबंधित है? लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव एक साथ कराने से संबंधित, कि एक राष्ट्र में केवल एक बार ही चुनाव, बार बार चुनाव नहीं।
चलिए, आज के 10 क्वेश्चन आशा करता हूँ कि मैं आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, आपकी तैयारी को थोड़ा बूस्ट करेंगे। आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।